हेलो बच्चा लोग। हम लोग एग्जेम्पशंस पढ़ रहे हैं और एग्जेम्पशंस में आज हम लोग जो शुरू करने वाले हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक का नाम है गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस या गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। अब जब हम लोग गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हमें क्या ध्यान में रखना है कि ऐसी कौन सी सिचुएशंस है या ऐसे कौन से गुड्स है जिनके ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर गवर्नमेंट जीएसटी नहीं मांग रही है। लोकेशन 1 से लोकेशन 2 की तरफ जब उन पर्टिकुलर गुड्स का हम ट्रांसपोर्टेशन करेंगे उसके ऊपर गवर्नमेंट इज सेइंग दैट वी डोंट नीड जीएसटी और वी डोंट वांट जीएसटी। तो ये जो भी गुड्स रहेंगे ये गुड्स सारे एक तो बेसिक नेसेसिटी के रहेंगे या स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रहेंगे फॉर अवर कंट्री, जैसे कि मिलिट्री पर्पस के गुड्स हो सकते हैं या फिर कोई नेचुरल और मैनमेड कैलामिटी के लिए रिलीफ मटेरियल भी हो सकता है या फिर समथिंग विच इज नेसेसरी और फंडामेंटल राइट। तो उन गुड्स के ट्रांसपोर्ट के ऊपर जनरली जीएसटी होता नहीं है। छोटा सा ग्रुप है, क्विकली हो जाएगा। जो बड़े ग्रुप्स है, जो मेजर ग्रुप्स है, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड देम इन अवर अर्लियर सेशंस। अब यहाँ पे छोटे छोटे ग्रुप्स बाकी है, उनके ऊपर हमें एक बार डील करना है। तो गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, इसमें क्या क्या एग्जेम्प्ट होता है, व्हाट आर द थिंग्स दोज आर नॉट टैक्स्ड, या ऐसे कौन से गुड्स है जिनका ट्रांसपोर्टेशन टैक्स नहीं होता है, ये ऑलरेडी इन पिक्चर्स में आपको दिख जाएगा। अब इसमें क्या क्या है देखिए। सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड। बाय रोड अगर आप गुड्स का ट्रांसपोर्ट कर रहे हो एक्सेप्ट बाय अ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी यानी कि जीटीए जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, अ कुरियर एजेंसी, ये एग्जेम्प्ट है। फर्दर बाय इनलैंड वाटरवेज ये भी एग्जेम्प्ट है। मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड, इसके लिए हम गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी यानी कि जीटीए का एक स्पेसिफिक रूल पढ़ेंगे, राइट। So prima facie what we can say, transportation of goods by road is exempted from GST। लेकिन अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी यानी कि जीटीए अगर कुछ किस सर्टेन गुड्स का ट्रांसपोर्ट करेगा या आप बाय कुरियर अगर किसी गुड्स का ट्रांसपोर्ट करने वाले हो इट विल बी लायबल फॉर जीएसटी। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय इनलैंड वाटरवेज इज अगेन एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। अब यहाँ पर ये जो हमने 18th नंबर का जो एंट्री पढ़ा है इसमें ट्रांसपोर्टेशन बाय रेल इंक्लूड नहीं हुआ है, मतलब रेलवे के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड नहीं है, वेसल के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन बाय एयर यानी कि एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स के द्वारा इंक्लूड नहीं है। इनके लिए हम लोग स्पेसिफिक रूल पढ़ने वाले हैं। सो जब हम गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विस पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे ये सर्विस में क्या क्या चीजें कवर होती है एक बार मैं आपको बता देता हूँ। तो ये तो हुआ फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप। उसमें जीटीए का हम एक स्पेसिफिक रूल पढ़ेंगे बिकॉज यहाँ पे जीटीए इंक्लूड नहीं है, ठीक है। कुरियर एजेंसीज का एवरीथिंग इज टैक्सेबल। देन वी आर गोइंग टू स्टडी बाय रेलवे वेसल और जीटीए स्पेसिफिकली, इनके कंपैरिजन करने के लिए एक और बार पढ़ेंगे और फिर हम इसके ऊपर प्रैक्टिकल्स करेंगे। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी अ बिट। तो क्या कहता है ये। तो सबसे पहले बात तो हमने पढ़ा कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड इज जनरली एग्जेम्प्ट, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग जीटीए यानी कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जो भी ट्रांसपोर्ट करेगा इट विल बी लायबल फॉर जीएसटी। कुरियर एजेंसी इन एनी केस ऑलवेज इट इज लायबल फॉर जीएसटी और बाय इनलैंड वाटरवेज इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। देन हमने बोला सर्विसेज बाय ट्रांसपोर्टेशन बाय रेल और वेसल, अगर आप बाय रेलवे और बाय वेसल अगर ट्रांसपोर्ट कर रहे हो फ्रॉम वन प्लेस इन इंडिया टू अनदर प्लेस ऑफ द फॉलोइंग गुड्स। सो रेलवे और वेसल के लिए कौन से गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन इज एग्जेम्प्ट, ये यहाँ पे आपको दिया है। मतलब ये जो एंट्री नंबर 20 है, इट डू नॉट इंक्लूड ट्रांसपोर्टेशन बाय, इट डू नॉट इंक्लूड, इट नॉट बाय एयर और जीटीए, इन दोनों के बारे में ये बात नहीं कर रहा है। बाय एयर और बाय जीटीए के लिए कोई और अलग ग्रुप या कोई और जगह पर हम पढ़ेंगे अंडर दिस पर्टिकुलर गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस इटसेल्फ। तो बाय रेलवे और बाय वेसल से अगर आप कोई रिलीफ मटेरियल ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, चाहे वो मैनमेड कैलामिटी के लिए हो, नेचुरल कैलामिटी के लिए हो या किसी एक्सीडेंट या मिशैप के लिए हो, वो रिलीफ मटेरियल के ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं है। डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट्स का ट्रांसपोर्ट कर रहे हो उसके ऊपर भी कोई जीएसटी नहीं है।
न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, दोज आर रजिस्टर्ड विद द रजिस्टर ऑफ न्यूज़पेपर्स, उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं है। रेलवे इक्विपमेंट मटेरियल का ट्रांसपोर्ट कर रहे हो बाय रेल और वेसल, इट इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो बाय रेल और वेसल, इट इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट। अगेन यू मस्ट बी अवेयर अबाउट द मीनिंग ऑफ टर्म एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, जो हमने पहले भी पढ़ा एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज में। अगर आप मिल्क, सॉल्ट या फूड ग्रेन इंक्लूडिंग फ्लोअर्स, पल्सेस एंड राइस का भी ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो बाय रेल और वेसल, उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं है। एट द सेम टाइम इफ यू आर ट्रांसपोर्टिंग ऑर्गेनिक मैन्योर, इसके ऊपर भी जीएसटी नहीं है इफ यू आर ट्रांसपोर्टिंग दिस गुड्स बाय रेल और वेसल। अब यहाँ पे ये जो न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स है, इट डू नॉट इंक्लूड बंडल्ड न्यूज़पेपर या फिर बिजनेस मैगजीन्स। ठीक है, मतलब जैसे मान लेते हैं आज लेटेस्ट से आज की तारीख है 2 अप्रैल, तो 2 अप्रैल का न्यूज़पेपर इज द न्यूज़पेपर, बट टुमारो मतलब 3 अप्रैल के या अप्रैल को या उसके बाद में या फिर जिसको हम रद्दी कहते हैं उसको हम बंडल न्यूज़पेपर कहेंगे। तो उन्हीं न्यूज़पेपर्स या मैगजीन्स का ट्रांसपोर्टेशन इज एग्जेम्प्ट अंडर जीएसटी इफ दे आर रजिस्टर्ड विद द रजिस्टर ऑफ न्यूज़पेपर्स। तो ये जो ए बी सी डी ई एफ और जी, ये जो गुड्स के कैटेगरीज है या ये जो गुड्स है जिनका ट्रांसपोर्टेशन इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी, आपको इन सबके नाम याद होना। जब हम ट्रांसपोर्टेशन बाय गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी यानी कि जीटीए पढ़ेंगे, उसमें ये सारे नाम आएंगे प्लस एक नाम एक्स्ट्रा आएगा, वो हम कंपैरेटिव व्यू भी हम देखने वाले हैं। सो सिंपल वर्ड में समझना है, रिलीफ मटेरियल, डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट, न्यूज़पेपर और मैगजीन्स, दोज आर रजिस्टर्ड विद रजिस्टर ऑफ न्यूज़पेपर, रेलवे इक्विपमेंट्स, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन इंक्लूडिंग फ्लोर्स, पल्सेस एंड राइस एंड ऑर्गेनिक मैन्योर, इन गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन बाय रेलवे और वेसल, अभी हमने कहा कि इट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। सिमिलरली इफ यू आर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स बाय गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी यानी कि जीटीए, अब यहाँ पे नाम रिपीट हो गए, राइट। इफ यू आर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स बाय गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी यानी कि जीटीए, अगर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो देयर इज नो जीएसटी। बी एंड सी हम लेटर ऑन पढ़ेंगे। मिल्क, सॉल्ट एंड फूड ग्रेन इंक्लूडिंग फ्लोर, पल्सेस एंड राइस का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो देयर इज नो जीएसटी। ऑर्गेनिक मैन्योर देयर इज नो जीएसटी। न्यूज़पेपर और मैगजीन्स दोज आर रजिस्टर्ड विद द न्यूज़पेपर रजिस्टर ऑफ न्यूज़पेपर, exempted. Relief materials are again exempted. Defense or military equipment are again exempted. So what you are supposed to do, you are supposed to compare कि ये A से लेके G तक के ऐसे कौन से नाम है जो GTA में नहीं दिए हैं, या GTA में कौन से स्पेसिफिक नाम है जो A से G में नहीं है। तो जीटी में दो ऐसे स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टेशन की एक्टिविटीज है, दोज आर नॉट कवर्ड और दोज आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रेलवे और वेसल। सो पहला क्या है, गुड्स वेयर कंसिडरेशन चार्ज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ऑफ अ कंसाइनमेंट ट्रांसपोर्टेड इन अ सिंगल कैरेज डज नॉट एक्सीड रुपीज 1500। सिंगल कैरेज डज नॉट एक्सीड रुपीज 1500। सिंगल कैरेज वर्ड यूज किया गया है यहाँ पे, तो सिंगल कैरेज डज नॉट एक्सीड रुपीज 1500। और दूसरा, वेयर गुड्स वेयर कंसिडरेशन चार्ज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑल सच सिंगल कंसाइनी ऑल सच गुड्स फॉर अ सिंगल कंसाइनी डज नॉट एक्सीड रुपीज 750। अब इसका मतलब क्या है सर? अब इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं कि मैं एक सिंगल कैरेज भेज रहा हूँ यहाँ से, देखो आई एम सेंडिंग अ सिंगल कैरेज, सो बट इन दिस सिंगल कैरेज देयर आर मल्टीपल कंसाइनीज। ठीक है, एक कंसाइनमेंट में जो डिलीवरी करना है वो मल्टीपल कंसाइनीज को डिलीवर करना है। लेट अस से लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। लेट अस से कि मैं मुंबई से मैं नागपुर में एक कैरेज भेज रहा हूँ, ठीक है, सिंगल कैरेज, ठीक है, सिंगल कैरेज, ठीक है। तो ये कैरेज में बट देयर आर मल्टीपल कंसाइनीज, कंसाइनी ए, कंसाइनी बी, कंसाइनी सी, so on and sorry, so on and so forth. So I have consignee A, B and C. तो ये जो सिंगल कैरेज है, अगर इसका जो चार्जेस है इफ इट डज नॉट एक्सीड रुपीज 1500 देन इट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी, देन इट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। ठीक है, लेट अस से
मेरे पास में कंसाइनी एक ही है, आई हैव ओनली सिंगल कंसाइनी, देन इन दैट केस आई विल से दैट चार्जेस शुड नॉट एक्सीड ₹750। प्रैक्टिकल्स करेंगे हम इसमें एट द एंड ऑफ दिस एंटायर चैप्टर, बट फिलहाल आपको याद रखना है कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जीटीए के लिए एग्जेम्प्टेड कौन से गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन इज एग्जेम्प्टेड। पहला है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, दूसरा है सिंगल कैरेज वेयर चार्जेस और फेयर डज नॉट एक्सीड ₹1500, तीसरा है all such goods in for a single consignee, so single carriage multiple consignee 1500, single consignee 750. Milk, salt and food grain including flours, pulses and rice are exempt, organic manure exempt है, न्यूज़पेपर और मैगजीन्स एग्जेम्प्ट है, रिलीफ मटेरियल चाहे वो मैन मेड और नेचुरल कैलामिटी के लिए हो या किसी एक्सीडेंट के लिए हो एग्जेम्प्ट है, डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट एग्जेम्प्ट है। अगर आप ये देखते हो तो यहाँ पर एक रेलवे इक्विपमेंट नाम का एक एडिशनल नाम आया है, डी नंबर का नाम है रेलवे इक्विपमेंट, जो जीटीए में नहीं दिया है। सो अगर जीटीए रेलवे इक्विपमेंट का ट्रांसपोर्टेशन करेगा सो प्राइमा फेसी पर से राइट नाउ इट विल बी टैक्सेबल। ठीक है, अब इसके अलावा यू नीड टू बी अवेयर अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोविजन जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय GTA to an unregistered person. Services provided by a GTA to an unregistered person, including unregistered taxable person, other than the following recipient. ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड है other than the following recipient। मतलब एक जीटीए किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। एक जीटीए किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, मतलब एक जीटीए है और ये गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है किसी अनरजिस्टर्ड डीलर को या अनरजिस्टर्ड पर्सन को। अनरजिस्टर्ड मतलब क्या होता है, ही इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी लॉ, वो जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड नहीं है, उसे हम कहेंगे अनरजिस्टर्ड पर्सन। सो एक गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी किसी ऐसे पर्सन को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है जो जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं है। बट इफ यू आर फॉलोइंग इन द कैटेगरी ऑफ दिस ए से लेके एफ, इन दिस केस जीटीए अगर किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को भी अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो भी वो क्या रहेगा, टैक्सेबल रहेगा। गेटिंग दिस पॉइंट, मतलब प्राइमा फेसी if GTA is providing any kind of services to unregistered person is not liable for GST under the law. So GTA providing any kind of services or GTA providing goods transport agency services to an unregistered person is exempted under GST law, but if that unregistered person falls in the category of A to F, it will be taxable. So GTA providing services to unregistered dealer or unregistered person, prima facie it will not be taxable. But if that unregistered person is a factory which is registered under Factories Act, or if it is a society which is registered under Societies Act, or a cooperative society which is registered under any law, or a body corporate matlab company which is registered under the law, or a partnership firm, or a casual taxable person under the CGST Act or etc., then even though these A to F people are unregistered, but GTA द्वारा इनको जो सर्विसेज दी जाएगी they will be taxable। और आपको बता दूं that in these scenarios ये सर्विसेज टैक्सेबल होती है जनरली अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, that we are going to have the chart of taxability under reverse charge mechanism। ठीक है, सो सर्विसेज बाय गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी इन गुड्स कैरेज टू एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टैब्लिशमेंट, लोकल गवर्नमेंट की स्टैब्लिशमेंट या फिर कोई गवर्नमेंटल एजेंसी, इट इज आल्सो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। ठीक है, सो जो स्पेसिफिक चीजें हैं, जो those exemptions those are applicable only to rail or vessel and those are applicable only to goods carriage agency और GTA, उनको अब उनका अभी हम एक बार कंपैरेटिव व्यू देखने की कोशिश करेंगे। सो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फॉलोइंग गुड्स बाय रेल और वेसल इज एग्जेम्प्ट, जिसमें आता है रेलवे इक्विपमेंट और मटेरियल्स, हमने पहले भी पढ़ा है। एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय जीटीए व्हिच इज एग्जेम्प्टेड ओनली फॉर जीटीए इज goods where consideration charged for the transportation of goods of a consignment for a single carriage
does not exceed rupees 1500 and for a single consignee does not exceed rupees 750. तो सिंगल कैरेज, मल्टीपल कंसाइनी 1500, सिंगल कंसाइनी 750. और ये जो नीचे अभी जो नाम दिए हैं ए से लेके एफ तक के, इनके लिए एग्जेम्पशन अवेलेबल है, चाहे आप ट्रांसपोर्टेशन बाय रेल कीजिए या फिर बाय वेसल कीजिए या फिर ये ट्रांसपोर्टेशन कोई जीटीए को भी करने दो तो भी ये क्या रहेंगे, एग्जेम्प्ट रहेंगे. इसमें क्या क्या कवर्ड है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, ठीक है, मिल्क, सॉल्ट एंड फूड ग्रेन इंक्लूडिंग फ्लोर्स, पल्सेस एंड राइस, organic manure, newspaper or magazines, those are registered with the register of newspaper, relief material for man-made or natural calamities and defense or military equipments. इनका ट्रांसपोर्टेशन चाहे जीटीए करे, चाहे बाय वेसल होवे, चाहे बाय रेल होवे, इट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी. सो आप लोगों को जीटीए का या फिर गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस का ये सारा कंटेंट दिमाग में रखना है या याद रखना है, सो दैट यू आर एबल टू राइट द आंसर. बेसिकली ये जो दो स्लाइड्स दी है मैंने आपको, या ये जो दो अलग अलग जगह पर दो अलग अलग कंटेंट्स हम लोग देख रहे हैं, इससे अगर मैं कहूँ 1 और इससे अगर मैं कहूँ 2 तो आपको ये पूरा का पूरा याद हो जाना चाहिए. ध्यान रखना, हमने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय एयर का अभी तक के कुछ भी एग्जेम्पशन क्लेम नहीं किया. हमने ये नहीं कहा कहीं पर भी कि वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय एयर विल बी एग्जेम्प्टेड अंडर जीएसटी लॉ, राइट. तो पीसफुली ये सारे नाम याद करने की कोशिश करो. ये दो तो डिफरेंस इसमें का, ये जो 1500 एंड 750 का डिफरेंस, ये तो बाय एनीवेज बाय डिफॉल्ट याद हो जाएगा, बिकॉज ये 1500 और 750 के केस में स्पेसिफिकली हमने कहा कि वो जीटीए ही है करके, जो ट्रांसपोर्ट करने वाला है वो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी ही है करके. सिर्फ ये याद रखना है कि रेलवे इक्विपमेंट का ट्रांसपोर्टेशन बाय रेलवे और वेसल भी अगर करेंगे तो भी वो एग्जेम्प्ट होगा. देन ये लिस्ट भी आपको याद रखनी है, और अगर आपको ये लिस्ट दिमाग में है देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन के ऊपर है. सो एक बार इस क्वेश्चन को रीड कीजिए, देन वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. अगर आपने रीड कर लिया है तो हम भी इसे रीड करते हैं. Discuss whether GST is leviable in respect of transportation services provided by जयवंती राम गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी. यानी जो हमारा सप्लायर है और जो सर्विस प्रोवाइडर है वो कौन है, जीटीए है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है. एंड द गुड थिंग इज इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस बोला है. सो इंडिपेंडेंट केसेस बोला है मतलब जो कस्टमर ए, कस्टमर बी और कस्टमर सी, ऐसे 3 कस्टमर्स आपको दिए हैं. कस्टमर ए के लिए 1 या 2 मार्क्स स्पेसिफिक रहेंगे, कस्टमर बी के लिए 1 और 2 मार्क्स स्पेसिफिक रहेंगे, सी के लिए भी 1 और 2 मार्क्स स्पेसिफिक रहेंगे. तो सबसे पहला है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिल्क. तो मिल्क ट्रांसपोर्टेशन इज इट एग्जेम्प्ट और लाइबल फॉर जीएसटी. सो मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन इंक्लूडिंग फ्लोर्स और पल्सेस हमने कहीं पर पढ़ा था, राइट. ये देखिए मिल्क यहाँ पर नाम दिया है, मिल्क, सॉल्ट एक्सेट्रा. सो इट विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी. दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बुक्स ऑन अ कंसाइनमेंट ट्रांसपोर्टेड इन अ सिंगल गुड्स कैरेज. तो सिंगल गुड्स कैरेज है और कंसिडरेशन इज ₹1,30,000, तो डेफिनेटली इट शुड बी टैक्सेबल, बिकॉज वहां पर तो 1500 और 750 का ही लिमिट हमने पढ़ा था. देन आगे क्या कहा है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ चेयर्स फॉर अ सिंगल कंसाइनी. तो सिंगल कंसाइनी के लिए हमारी लिमिट कितनी थी, ₹750, राइट. सिंगल कंसाइनी 750 थी, राइट. तो यहाँ पर तो 600 ही है, तो ये भी क्या होना चाहिए, एग्जेम्प्ट होना चाहिए. और आगे आपको कहा है कि CGST 6% एंड SGST इज ऑल्सो 6%. तो CGST 6% है, SGST भी 6% है. तो बेस्ड ऑन दिस व्हाट वी कैन इन्फर, सर ये 22 lakhs शुड बी एग्जेम्प्ट, ये मिल्क शुड बी एग्जेम्प्ट, दिस 1,30,000 शुड बी टैक्सेबल, और ये सिंगल कंसाइनी शुड बी अगेन एग्जेम्प्ट. तो अल्टीमेटली 1,30,000 रुपए टैक्सेबल होने चाहिए और उसके ऊपर हमारा जीएसटी भी आना चाहिए. सो व्हाट वी विल से, टैक्सेबल अमाउंट इज 1,30,000
और फिर अकॉर्डिंगली हम लोग उसके ऊपर क्या चार्ज करेंगे, जीएसटी भी चार्ज करेंगे। तो जीएसटी कितना आएगा वो भी एक बार हम देखने की कोशिश करते हैं। So let's try to find out 1,30,000 into 6%, तो 7,800 आएगा CGST, 7,800 आएगा SGST। सो हम क्या कहेंगे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिल्क नील, वाई नील्स बिकॉज इट इज exempted supply. Transportation of goods on a consignment transported on a single goods carriage, charges are 1,30,000, it will be taxable supply. और सिंगल कंसाइनी है तो 600 ही रुपए है, therefore it will be exempt। तो टोटल टैक्सेबल सप्लाई हमारा आ गया 7,30,000 और उसके ऊपर CGST 7,800 और SGST भी 7,800 और अगर हम दोनों का टोटल करें तो इट विल बी 15,600। तो सिंपल वर्ड्स में आपको ये याद रखना है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर इज टू कीप आई और कीप इन माइंड कि व्हाट आर द गुड्स जिनका ट्रांसपोर्टेशन एग्जेम्प्टेड है, राइट। अगर वो ध्यान में रहेगा तो ऑटोमेटिकली आपके सारे आंसर्स आ जाएंगे। बाय एयर का ट्रांसपोर्टेशन में अभी तक के हमने कुछ भी एग्जेम्पशन पढ़ा नहीं है, हमने सिर्फ पढ़ा है बाय रोड, बाय जीटीए, बाय रेलवे और बाय वेसल या फिर इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन। कुरियर एजेंसी में ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो एवरीथिंग इज टैक्सेबल, ठीक है। तो यू हैव टू बी केयरफुल और अवेयर अबाउट दीज थिंग्स। अगला है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। नो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या क्या एग्जेम्पशंस होते हैं, वन बाय वन करके हम लोग उसे पढ़ने की या समझने की कोशिश करेंगे। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के एग्जेम्पशंस के बारे में। सो एनी काइंड ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज एग्जेम्प्ट। जहां पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज एक्टिंग एज अ, where Reserve Bank of India is acting as a provider of service, then it is completely exempt. So what we are studying here at this moment is banking and financial services. Now let's try to understand banking and financial services. ठीक है। सो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज जब हम पढ़ रहे हैं तो जहां पर भी सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है चाहे गवर्नमेंट को प्रोवाइड करे यानी कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट रहे, स्टेट गवर्नमेंट रहे या कोई और गवर्नमेंट रहे, इट इज exempted फ्रॉम जीएसटी। Here Reserve Bank of India is acting as a supplier or as a service provider, not as a recipient. Then दूसरा है extending of deposit or loans or advances extending of deposits or loans or advances insofar as the consideration is represented by way of interest or discount other than interest involved on credit card services, other than interest involved in credit card services। अब ये जो बैंकिंग इंडस्ट्री में जो डिपॉजिट लोन और एडवांसेस मिलते हैं, सो डिपॉजिट, जो डिपॉजिट्स आप बैंक में करते हो या फिर लोन्स या फिर एडवांसेस जो आप बैंक से लेते हो, ठीक है। इस केस में अगर कंसिडरेशन इज इंटरेस्ट, ठीक है, और इंटरेस्ट में भी एक वर्ड यूज किया गया है अदर देन क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट,
So where the consideration is represented in the form of interest or discounts. ठीक है, where the consideration is represented in the form of interest or discount, it is exempted from GST. तो ये क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है, मतलब मान लेते आपने बैंक से कोई पर्सनल लोन लिया, कोई हाउसिंग लोन लिया या कोई बिजनेस का लोन लिया, और जहां पर कंसिडरेशन इज चार्ज इज इंटरेस्ट, इट इज एग्जेम्प्ट। बिल डिस्काउंटिंग क्या, जहां पे डिस्काउंटिंग के चार्जेस दिए, अगेन इट इज अ काइंड ऑफ लोन, इट इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट। लेकिन अगर आपने कोई क्रेडिट कार्ड लिया बैंक से और क्रेडिट कार्ड का अगर इंटरेस्ट है, इट इज टैक्सेबल। सो व्हाट वी कैन से हियर, सो दूसरा इसमें पार्ट करते हैं हम। अगर आपका क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट है, क्रेडिट कार्ड interest, so if you are paying interest on credit card, then this particular interest will be taxable. This particular interest will be taxable. Okay, और कोई भी तरीके का लोन लेने के लिए आपको बहुत सारे अलग अलग चार्जेस भी पे करते हो। सो हम लिखते हैं यहाँ पे एनी अदर चार्जेस, एनी अदर चार्जेस सच एज जैसे एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस यानी कि एएमसी, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, या फिर मिनिमम बैलेंस चार्जेस, या फिर आपका जो लोन है उसकी प्रोसेसिंग फीस एक्सेट्रा, है ना। इसके अलावा कुछ भी नाम देवे। ऐसे बैंकिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे चार्ज लगते हैं, जैसे डीडी कमीशन, टीटी कमीशन, अगर आप डिमांड ड्राफ्ट बना रहे हो तो उसका कमीशन, टीटी कमीशन एक्सेट्रा। ठीक है, वो किसी भी नाम से होने दो, इट विल बी कंप्लीटली टैक्सेबल। सो इट विल बी टैक्सेबल। ठीक है, सो अगर आप बैंक से कोई लोन ले रहे हो या फिर आपने बैंक में कोई डिपॉजिट किया है, तो लोन ले रहे हो उसका जो इंटरेस्ट दे रहे हो, डिपॉजिट क्या उसका जो इंटरेस्ट मिल रहा है, बिल डिस्काउंट क्या उसके जो डिस्काउंटिंग चार्जेस है, दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। अगर आपने बैंक से क्रेडिट कार्ड लिया है, क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट इज टैक्सेबल। एनी अदर चार्जेस, चाहे वो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस हो, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस हो, मिनिमम बैलेंस चार्जेस हो, एटीएम यूसेज चार्जेस हो, विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम अदर एटीएम्स, मतलब जिस बैंक में आपका अकाउंट है उसके अलावा किसी दूसरे एटीएम से कैश विड्रॉल कर रहे हो, या लोन प्रोसेसिंग फीस हो, डीडी कमीशन हो, टीटी कमीशन हो, कुछ भी रहने दो, इट इज टैक्सेबल। देन आगे फर्दर हमने कहा है, नेक्स्ट व्हाट वी से, इंटर से सेल और परचेस ऑफ फॉरेन करेंसी अमॉन्ग्स्ट बैंक्स और ऑथोराइज्ड डीलर्स और फॉरेन एक्सचेंज और अमॉन्ग्स्ट बैंक्स एंड सच डीलर्स। ये क्या है, अब बैंकिंग इंडस्ट्री में करेंसी एक्सचेंज की सर्विस कई बार प्रोवाइड की जाती है, जहाँ पे रुपीस को डॉलर्स में कन्वर्ट किया जाता है, डॉलर को रुपीस में कन्वर्ट किया जाता है, राइट। सो या कोई और करेंसी भी बोल सकते हैं हम। सो करेंसी एक्सचेंज, सो अगर आप करेंसी एक्सचेंज कर रहे हो तो करेंसी एक्सचेंज में मल्टीपल पैरामीटर्स देख सकते हैं, जैसे एक्सचेंज ऑफ करेंसीज बिटवीन बैंक्स। बिटवीन बैंक्स मतलब क्या, एक मान लेते हैं एचडीएफसी बैंक आईसीआईसीआई बैंक के लिए करेंसी एक्सचेंज करके दे रही है, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किसी दूसरे बैंक के लिए करेंसी एक्सचेंज करके दे रही है। सो बिटवीन बैंक्स और करेंसी डीलर्स,
और बिटवीन बैंक्स, एक साइड में बैंक है और दूसरे साइड में करेंसी डीलर्स है, ठीक है ना। सो बिटवीन बैंक्स और करेंसी डीलर्स एंड बैंक्स, वट एवर यू कॉल इट, ऐसे अगर कोई सिचुएशन आती है देन इट इज एग्जेम्प्ट। देन इट इज एग्जेम्प्ट। मतलब एक बैंक किसी दूसरे बैंक के लिए करेंसी एक्सचेंज करके दे रही है, एग्जेम्प्ट है। एक बैंक किसी करेंसी डीलर के लिए करेंसी एक्सचेंज करके दे रही है, एग्जेम्प्ट है। एक करेंसी डीलर किसी दूसरे करेंसी डीलर या किसी बैंक के लिए करेंसी एक्सचेंज करके दे रहा है, एग्जेम्प्ट है। बट व्हेन द करेंसी एक्सचेंज इज बिटवीन बैंक और करेंसी डीलर, ये लोग एक्सचेंज कर रहे हैं एंड नॉर्मल पर्सन, मतलब अदर देन बैंक और करेंसी डीलर को मैं कहता हूँ नॉर्मल पर्सन। यानी किसी बैंक और करेंसी डीलर ने आपके या मेरे लिए कोई करेंसी एक्सचेंज कर दिया, देन इन दिस केस दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन इज टैक्सेबल। सो उन दो बैंक और करेंसी डीलर का इंटरनल करेंसी एक्सचेंज और इंटरनल डीलिंग्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। एक बैंक किसी दूसरे बैंक के लिए करेंसी एक्सचेंज करके दे रहा है, एग्जेम्प्ट। एक करेंसी डीलर किसी दूसरे करेंसी डीलर के लिए करेंसी एक्सचेंज करके दे रहा है, एग्जेम्प्ट। एक बैंक करेंसी डीलर के लिए दे रहा है और करेंसी डीलर बैंक के लिए दे रहा है, एग्जेम्प्ट। बट यही बैंक और करेंसी डीलर अगर आपके लिए या मेरे लिए या किसी थर्ड पर्सन के लिए करेंसी एक्सचेंज और करेंसी डील कर कन्वर्जन करके देता है, देन इट विल बी टैक्सेबल। देन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ बैंकिंग कंपनी टू अ बेसिक सेविंग अकाउंट होल्डर अंडर अंडर प्रधानमंत्री जनधन योजना, तो पीएमजेडीवाई प्रधानमंत्री जनधन योजना की सर्विसेज आर अगेन एग्जेम्प्ट। सो बैंकिंग सर्विसेज फॉर अकाउंट विच इज अंडर प्रधानमंत्री जनधन योजना, जो बहुत सारे अकाउंट्स हमने खोले थे जिसका हमारा रिकॉर्ड अकाउंट ओपनिंग का हमें अवार्ड भी मिला है एज अ कंट्री को, तो इट विल बी एग्जेम्प्ट, राइट। सो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अकाउंट्स जो भी ओपन किए उनकी जो भी सर्विसेज है दिस विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी, ठीक है। सिमिलरली services services by an acquiring bank to any person in relation to settlement of an amount up to rupees 2000 in a single transaction through credit card or debit card will be exempt। अब ये क्या है, अब आप लोग जो वो पॉइंट ऑफ सेल की जो मशीन्स होती है, पॉइंट ऑफ सेल की जो मशीन्स होती है ना, जो जहाँ पर आप कार्ड स्वाइप करते हो, सो मान लेते हैं लेटेस्ट से कि आपका अकाउंट है आईसीआईसीआई बैंक में, सो यू हैव एन अकाउंट इन आईसीआईसीआई बैंक, और वो जो शॉप है वो शॉप का अकाउंट है लेटेस्ट से एचडीएफसी बैंक में। तो आप जब कार्ड स्वाइप करोगे तो आपके आईसीआईसीआई बैंक के अकाउंट से पैसे कटोगे और सामने वाला जो शॉप ओनर है उसके एचडीएफसी बैंक में पैसे डिपॉजिट होंगे। बट ये सब ट्रांजैक्शन करने के लिए देयर आर सम ट्रांजैक्शन फीस और देयर इज अ सेटलमेंट फी, बिकॉज पूरे दिन भर के सारे ट्रांजैक्शन आएंगे और फिर उसका एक बार में वो शॉप ओनर के अकाउंट में सेटलमेंट होगा। तो ये जो सेटलमेंट फीस है उसमें अगर ट्रांजैक्शन इज अप टू ₹2000, या ये जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसमें अगर अप टू 2000 का अगर आपका ट्रांजैक्शन है, इन दैट केस उस ट्रांजैक्शन के ऊपर या उस सेटलमेंट फीस के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। सो 34 आपको लिख लेना है यहाँ पे, ये जो हम लिस्ट बना रहे हैं यहाँ पे एंट्री नंबर 34 आपको एज इट इज लिख लेने की है। सो यू आर सपोज टू राइट एंट्री 34 कि सर वो जो सेटलमेंट हो रहा है अप टू ₹2000, सो सेटलमेंट, या फिर मैं लिखता हूँ सिंपल लैंग्वेज में प्लास्टिक करेंसी, बिकॉज उसे हम प्लास्टिक करेंसी डिनोट करते हैं। सेटलमेंट अप टू ₹2000 फॉर सिंगल ट्रांजैक्शन। सो किसी एक ट्रांजैक्शन में अगर 2000 तक का अमाउंट है देन इट विल बी एक्सेप्ट। 39 है, यू हैव टू जस्ट रीड इट ऑन योर ओन, एक बार इसे रीड कर लेना है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर जो जो गिफ्ट सिटी में बन रहा है उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस है, उसको एग्जेम्पशन दिया गया है, एक बार जस्ट यू हैव टू रीड इट वंस एंड देन यू कैन कंक्लूड इट,
ठीक है। तो बैंकिंग इंडस्ट्री में क्या क्या एग्जेम्पशंस अवेलेबल है? पहले तो बाय आरबीआई कंप्लीटली एग्जेम्प्ट है। मेजरली हमारे लिए है ए, बी, सी और ई वाला, ठीक है। सो बाय आरबीआई अगर कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो इट इज कंप्लीटली एग्जेम्प्ट। कोई भी बैंक अगर डिपॉजिट, लोन और एडवांसेस की सर्विसेज दे रहा है जहां पे इन रिटर्न बैंक को कंसिडरेशन के तौर पे इंटरेस्ट या डिस्काउंट मिल रहा है, इट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। फिर चाहे ये लोन और डिपॉजिट और वॉट एवर यू कॉल इट, वो बिजनेस के लिए रहे, नॉन बिजनेस के लिए रहे, पर्सनल रहे या कोई और भी रहे। लेकिन क्रेडिट कार्ड का अगर इंटरेस्ट है इट इज टैक्सेबल। और इन दोनों के अलावा अगर कोई भी अदर चार्जेस है, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस हो, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस हो, मिनिमम बैलेंस चार्जेस हो, प्रोसेसिंग फीस हो, कमीशन हो और एनी अदर काइंड ऑफ चार्जेस, इट इज टैक्सेबल। देन एक बैंक किसी दूसरे बैंक के लिए करेंसी एक्सचेंज करेगा, एग्जेम्प्ट। एक करेंसी डीलर किसी दूसरे करेंसी डीलर के लिए करेंसी एक्सचेंज करेगा, एग्जेम्प्ट। एक बैंक करेंसी डीलर के लिए करेंसी एक्सचेंज करेगा, एग्जेम्प्ट। एक करेंसी डीलर बैंक के लिए करेगा, एग्जेम्प्ट। लेकिन ये बैंक और करेंसी डीलर अगर किसी थर्ड पर्सन के लिए करेंसी एक्सचेंज करेगा, मान लेते किसी एबीसी लिमिटेड के लिए करेंसी एक्सचेंज कर रहा है या आपके या मेरे लिए करेंसी एक्सचेंज कर रहा है, उसका जो कमीशन है, वो करेंसी एक्सचेंज करने के कुछ चार्जेस या कुछ कमीशन लगाएगा आपके लिए, इट विल बी टैक्सेबल। प्रधानमंत्री जन धन योजना का जो बेसिक सेविंग अकाउंट है या बेसिक बैंकिंग सर्विस का अकाउंट है, इसके तहत कुछ भी सर्विसेज मिल रही है आपको, दे आर एग्जेम्प्टेड। साथ में जो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड और एनी अदर काइंड ऑफ प्लास्टिक करेंसी है, उसका सेटलमेंट अगर हो रहा है अप टू ₹2000, इट इज ऑल्सो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। बेस्ड ऑन दिस, ये क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन के ऊपर है। क्या कहा है इसने, देखिए। MP Bank Limited furnishes the following information relating to services provided and the gross amount received. पहला है मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज, ₹8 लाख। तो पहले आपको मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज क्या है वो पता होनी चाहिए। असेट मैनेजमेंट इंक्लूडिंग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ₹3 लाख। सर्विस चार्जेस फॉर सर्विस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 1.5 लाख। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, अच्छा वर्ड यूज किया है यहाँ पे। व्हाट इट हैज सेड, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट का इंटरेस्ट है 2 लाख का, ठीक है। तो ध्यान देना कि ये इंटरेस्ट है ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट के ऊपर, ठीक है। देन अगला है बैंकर टू इशू, ₹5 lakhs। लॉकर रेंट, ₹2 lakhs। और इसके अलावा रीपेमेंट ऑफ फाइनेंशियल लीज मेड बाय द कस्टमर टू द बैंक, ₹80 लाख, विच इंक्लूड प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ ₹50 lakhs। तो यहाँ पे सिंपल वर्ड हम कह सकते हैं लीज ट्रांजैक्शन वर्थ ₹80 lakhs, ठीक है। इसका ब्रेकअप आपका अवेलेबल है, प्रिंसिपल अलग है और वो अलग है। और आपको पूछा है कि सीजीएसटी एंड एसजीएसटी का रेट कितना है, 9% है, और आपको जीएसटी लायबिलिटी पूछा गया है, ठीक है। सो रीड दिस क्वेश्चन केयरफुली, पीसफुली। लगभग मैंने आंसर आपको बता दिया यहाँ पे हाईलाइट वगैरह करके। एग्जेम्पशन वाला जो कंटेंट है हमारा वो एक ही होने वाला है, विच इज इंटरेस्ट, बिकॉज व्हाट इज एग्जेम्प्ट वो हमने लिस्ट पहले ही देख लिया है। रिमेनिंग ऑल सर्विसेज आर टैक्सेबल इन जनरल और पर से। तो एक बार देख लीजिए और आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। तो क्या क्या होगा यहाँ पे टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज, सर कहीं पर भी हमने कुछ भी एग्जेम्पशन नहीं पढ़ा, तो डेफिनेटली इट शुड बी टैक्सेबल, ₹8 lakhs। असेट मैनेजमेंट सर्विसेज, कहीं पर भी कुछ एग्जेम्पशन नहीं पड़ा, इट विल बी टैक्सेबल। अब चाहे सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे या किसी और को दे, एग्जेम्पशन पड़ा नहीं तो इट विल बी टैक्सेबल। लेकिन ये जो ओवरड्राफ्ट का जो इंटरेस्ट है, interest on overdraft and cash credit being interest and discount for loan or advances or deposit, it will be exempted। thus यहाँ पे क्या लिखा हमने, नील लिखा है, वहां पर क्या लिखा है हमने, इसलिए नील लिखा है बिकॉज इट इज एग्जेम्प्टेड। तो ये जो इंटरेस्ट का जो ट्रांजैक्शन है इट इज एग्जेम्प्टेड, ठीक है। बैंकर टू इशू, डेफिनेटली इट शुड बी टैक्सेबल, यानी कोई कंपनी अगर शेयर्स और डिबेंचर्स इशू कर रही है
तो उसके लिए बैंकर बोल के एक्ट कर रहे, इट विल बी टैक्सेबल। लॉकर रेंट, अगर आपने लॉकर से लिया है, इट विल बी टैक्सेबल। लीज ट्रांजैक्शन टैक्सेबल 80 लाख का। तो टोटल टैक्सेबल सप्लाई आपका कितना हुआ? 99.50 लाख। एक बार हम टोटल करके देख लेते हैं कंफर्म करने के लिए। 8 + 3 + 1.5 + 5 + 2 + 80, 99.50 लाख हुआ है। और उसके ऊपर 9% था हमारा CGST, 8.955, और 9% क्या आएगा? SGST। इतना आपका GST आएगा। What is more important to you to keep in mind? To keep in mind this time, B नंबर का पॉइंट आपके लिए हाईली इंपॉर्टेंट मान के चलना है आपको, ठीक है। C नंबर का पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट मान के चलना है आपको, बिकॉज यहाँ पर एग्जाम्पशंस के सारे क्लिक हो गए। और E नंबर का पॉइंट, ठीक है। बाकी सारा तो इसके अलावा कुछ भी रहेगा, कैसा भी रहेगा, इट विल बी टैक्सेबल। अगला, अब आगे लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस सर्विस। अब आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू, नाउ देयर आर फ्यू सर्विसेज दोज आर एग्जेम्प्ट इन जनरल और पर से, ठीक है। अब उन सर्विसेज के नाम आएंगे जहां पर छोटी छोटी सर्विसेज एग्जेम्प्ट है। अब जैसे लाइफ इंश्योरेंस सर्विस, अब जो इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस जो भी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड रहेगा, या गवर्नमेंट के किसी स्कीम के तहत, या गवर्नमेंट के किसी एजेंसी के तहत स्पॉन्सर्ड रहेगा, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस रहे या फिर जनरल इंश्योरेंस रहे, इट विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम GST। एक मतलब मैंने लाइफ इंश्योरेंस ग्रुप के बारे में आपको बताया और जनरल इंश्योरेंस ग्रुप के बारे में मैंने आपको बताया। इसके अलावा जो गवर्नमेंट की स्पेसिफाइड बॉडीज है, जो अंडर द लॉ या एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी काम कर रही है, जैसे प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इन लोगों की जो सर्विसेज है, इन लोगों की जो ड्यूटीज है वो कर रहे हैं इन द नेचर ऑफ देयर स्टैट्यूटरी ड्यूटीज अंडर अ लॉ। ये सारी जैसे सेबी रहे, IRDA रहे, या पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी रहे, या प्रोविडेंट फंड डेवलपमेंट अथॉरिटी रहे, ये लोग अंडर स्टैट्यूट्स और अंडर लॉ काम कर रहे हैं फॉर द पब्लिक वेलफेयर एज अ पार्ट ऑफ ड्यूटी। तो फॉर पब्लिक वेलफेयर व्हाट एवर एक्टिविटीज दे आर डूइंग, दे शुड बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम GST। अब ये तो कॉमन सेंस है, बट इन सबके नाम हमें एक बार रीड कर लेने के हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, अब कुछ मैं ऐसे सर्विसेज के नाम दूंगा जो जनरलाइज वे में नेम है, और वो नेम से पढ़कर नेम से पढ़कर कॉमन सेंस अप्लाई कर आपको उसे अंडरस्टैंड करना है दैट इट इज एग्जेम्प्ट, क्योंकि उनकी तो ड्यूटी है ये पर्टिकुलर काम करना, ठीक है। वो हमें कोई स्पेसिफिक सर्विस नहीं दे रहे। अगर IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया किसी इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलेशंस कर बना के दे रहा है, या कोई जो कस्टमर है उसका ग्रीवांस रिड्रेसल करने की फीस ले रहा है, तो उसके ऊपर तो GST होनी ही नहीं चाहिए, बिकॉज इट इज देयर ड्यूटी। हमें कोई स्पेसिफिक सर्विस थोड़ी मिला उसके लिए। तो वो सारे नाम इन जनरल हम लोग पढ़ने वाले हैं, ज्यादा इनके ऊपर दिमाग वगैरह लगाने की हमें कोई जरूरत है नहीं, जनरलाइज वे में रीड करके आगे बढ़ना है हमें, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है, सबसे पहला, नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत या नेशनल पेंशन स्कीम के तहत ये जो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, PFRDA, ये अगर कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, इट दीज आर एग्जेम्प्टेड। देन आर्मी, नवल एंड एयरफोर्स ग्रुप का इंश्योरेंस का जो प्रीमियम रहेगा या फंड रहेगा, इट विल बी अगेन एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट होना भी चाहिए ये। देन नवल ग्रुप इंश्योरेंस फंड, इट विल बी एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट होना भी चाहिए। देन ये जो नीचे इंश्योरेंसेस के नाम दिए हैं, सर्विसेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस प्रोवाइडेड फॉर फॉलोइंग स्कीम्स, नाउ दीज स्कीम्स आर जनरली स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट, तो दीज आर एग्जेम्प्टेड, जैसे जनश्री बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना, these are exempted from GST। at the same time कोई माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट आप ले रहे हो, माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट मतलब क्या, जहां पे मैक्सिमम अमाउंट कवर्ड इज ₹2 लाख, आपने कोई माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट लिया, you have taken a micro insurance product where sum assured or sum insured is only ₹2 lakh, मतलब अगर कुछ
इंसिडेंस हो जाता है तो सिर्फ मैक्सिमम 2 लाख रुपए मिलेंगे, तो इसका प्रीमियम भी एग्जेम्प्ट है। यानी कि ये जो ए से लेके जी तक के अगर आप कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी लोगे तो इनके प्रीमियम के ऊपर देयर इज नो जीएसटी। तो इनका प्रीमियम यानी इनका जो लाइफ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम रहेगा इट इज एग्जेम्प्ट और देयर इज नो जीएसटी ऑन द प्रीमियम। फिर चाहे वो जनश्री बीमा योजना रहे, आम आदमी बीमा योजना रहे, माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट रहे जहाँ पे अमाउंट कवर्ड इज ₹2 लाख मैक्सिमम, वरिष्ठ पेंशन योजना रहने दो, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना या प्रधानमंत्री वय वंदन योजना। 2-3 बार इनके नाम पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट इज सर्विसेज बाय स्पेसिफाइड बॉडीज। तो ये जो स्पेसिफाइड बॉडीज है ये सारी वही बॉडीज है जो या तो स्टैट्यूटरी बॉडीज है या तो ऐसी बॉडीज है जो अंडर लॉ तो नहीं है बट जिनका मैंडेट है पब्लिक वेलफेयर के लिए काम कर रहा है। तो स्टैट्यूटरी बॉडी अगर अपनी कोई भी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है या उससे रिलेटेड अगर कोई सर्विसेज दे रहा है दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। जैसे एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एग्जेम्प्ट, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन एग्जेम्प्ट, कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन एग्जेम्प्ट, नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस ट्रस्ट कुछ आपको काम दे रहा है या कुछ आपके लिए सर्विस करके दे रहा है एग्जेम्प्ट, आईआरडीएआई इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से भी इन्वेस्टर के वेलफेयर के लिए या इन्वेस्टर की भलाई के लिए काम कर रहा है, उसके कुछ चार्जेस और फीस है, दीज आर अगेन एग्जेम्प्ट। ठीक है। तो ये आपको नेम से क्या याद रखने, एक बार रीड करके नाम याद हो जाते हैं, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। देन जनरल इंश्योरेंस सर्विसेज, अगेन जनरल इंश्योरेंस सर्विसेज में भी वही सर्विसेज एग्जाम्प्ट रहेंगे, दोज आर स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट, राइट। सो फॉलोइंग स्कीम्स, स्कीम नाम दिया मतलब गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स रहती है जनरली, या फिर जिसमें गवर्नमेंट प्रीमियम का एक शेयर बढ़ता है। हार्ट इंश्योरेंस स्कीम, कैटल इंश्योरेंस स्कीम अंडर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्कीम फॉर इंश्योरेंस ऑफ ट्राइबल्स, जनता पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी एंड ग्रामीण एक्सीडेंट पॉलिसी, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड वुमन, एग्रीकल्चरल पंप सेट एंड फेल्ड वेल इंश्योरेंस, एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस, जन आरोग्य बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है ना, पायलट स्कीम ऑन सीड क्रॉप इंश्योरेंस, सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर कैटल इंश्योरेंस, यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, कोकोनट एंड पाम इंश्योरेंस, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना या निर्मया हेल्थ इंश्योरेंस एक्सेट्रा। ये जो जनरल इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस के बारे में हम बात किया, इस इंश्योरेंस का एक प्रीमियम का एक पोर्शन गवर्नमेंट पे करती है, एक पोर्शन जो इंश्योर्ड पर्सन है वो प्रीमियम पे करता है। इन सम केसेस 100% प्रीमियम में भी पेड बाय द गवर्नमेंट। अब नेचुरल है, एक फार्मर इंश्योरेंस कहाँ से लेगा, तो उसका जो फार्म इंश्योरेंस है उसका प्रीमियम का एक कवरेज गवर्नमेंट देती है, सो दैट अगर कुछ कारण से उसका क्रॉप का कुछ लॉस हो जाता है तो कवरेज मिले। तो जो भी लाइफ इंश्योरेंस या जो भी जनरल इंश्योरेंस एग्जेम्प्ट है, इन लाइफ इंश्योरेंस या जनरल इंश्योरेंस का री इंश्योरेंस इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट। यानी 35 में हमने जनरल इंश्योरेंस पढ़ा, वी हैव स्टडीड जनरल इंश्योरेंस इन 35, और 36 में हम लोगों ने लाइफ इंश्योरेंस पढ़ा। तो ये जो लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस एग्जेम्प्ट है, इनका री इंश्योरेंस भी क्या होगा, एग्जेम्प्ट ही होगा। देन अटल पेंशन योजना की स्कीम एग्जेम्प्ट, स्टेट गवर्नमेंट की कोई पेंशन स्कीम एग्जेम्प्ट। देन अगर आप एज अ बिजनेस फैसिलिटेटर और करस्पॉन्डेंट बोलकर काम कर रहे हो, बिजनेस फैसिलिटेटर और करस्पॉन्डेंट मतलब कौन, आप ऐसे काम, आप इस तरीके में काम कर रहे हो जहां पर यू आर हेल्पिंग टू एस्टेब्लिश द बिजनेस और यू आर हेल्पिंग टू एस्टेब्लिश अ ब्रांच टू अ बैंकिंग कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स बैंक अकाउंट्स इन रूरल ब्रांच अकाउंट। ठीक है, ठीक है ना। सो अगर आप किसी बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस करस्पॉन्डेंट किसी बैंकिंग कंपनी के लिए एक्ट कर रहे हो, किसी बैंकिंग कंपनी के जो रूरल एरिया की जो ब्रांचेस है उसमें के जो बैंक अकाउंट्स है उनके लिए आप सर्व करने के लिए एज अ बिजनेस फैसिलिटेटर बोलकर काम कर रहे हो, तो आपका जो कमीशन रहेगा या आपका जो चार्जेस रहेगा वो क्या रहेगा, एग्जेम्प्ट रहेगा। सो बैंकिंग कंपनी के रूरल एरिया के या रूरल ब्रांच के अकाउंट्स के लिए अगर आप बिजनेस फैसिलिटेटर काम कर रहे हो तो एग्जेम्प्ट है।
सिमिलरली इंश्योरेंस कंपनी के रूरल एरिया के जो ब्रांचेस है या फिर वहां के जो अकाउंट्स है वहां के लिए अगर आप एज अ बिजनेस फैसिलिटेटर काम कर रहे हो तो एग्जेम्प्ट है। अर्बन एरिया अगर है तो क्या होगा, टैक्सेबल होगा। अर्बन एरिया अगर है तो क्या होगा, टैक्सेबल रहेगा। तो ध्यान देना यहाँ पे, व्हाट इज एग्जेम्प्ट फॉर द अकाउंट्स और सर्विसेज इन रूरल ब्रांच और रूरल एरिया, तो ये क्या होगा, तो ये होगा एग्जेम्प्ट। लेकिन अगर वो अर्बन ब्रांच और अर्बन एरिया या अर्बन अकाउंट है तो ये क्या होगा, टैक्सेबल। गेटिंग दिस पॉइंट? सो रूरल ब्रांच के अकाउंट्स एग्जेम्प्ट, अर्बन ब्रांच अर्बन एरिया के अकाउंट्स आर टैक्सेबल। ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट की तरफ, जहां पर गवर्नमेंट इज एक्टिंग एज अ रेसिपिएंट। ठीक है, हमने एक चीज पढ़ी जहां पे गवर्नमेंट वाज एक्टिंग एज अ सप्लायर, उसका हमने एग्जाम्पशन पढ़ा। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं जहां पे गवर्नमेंट इज एक्टिंग एज अ रेसिपिएंट। तो यहां पर क्या ध्यान रखना है, जो भी गवर्नमेंट की स्टैट्यूटरी ड्यूटीज है, जो भी गवर्नमेंट की स्टैट्यूटरी या कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज है, जैसे कि हमने पढ़ा था पंचायत आर्टिकल 243G, या फिर म्युनिसिपैलिटी आर्टिकल 243W, ये यहाँ पर G और W आ गया। तो जो भी गवर्नमेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज है या स्टैट्यूटरी ड्यूटीज है, उन कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज को या स्टैट्यूटरी ड्यूटीज को फुलफिल करने के लिए अगर आप गवर्नमेंट को कोई सर्विस दे रहे हो, देन इट विल बी एग्जेम्प्टेड। ठीक है। अब जैसे लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड, मान लेते हैं गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है कि पब्लिक टॉयलेट्स या पब्लिक यूरिनल्स या पब्लिक के लिए कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, या क्लीनिंग की या ड्रेनेज की फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। तो उसके लिए एक टॉयलेट कंस्ट्रक्ट करना है या टॉयलेट बनाना है या एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का है या कुछ एक्टिविटी करनी है। नाउ इट इज ड्यूटी और इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड दिस फैसिलिटीज टू इट्स पब्लिक और टू इट्स सिटीजन और पीपल। अब वो प्रोवाइड करने के लिए आपने एज अ थर्ड पर्सन गवर्नमेंट को हेल्प किया कि आपने बोला कि ठीक है मैं भी एक छोटा सा टॉयलेट कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ, या फिर मैं इससे रिलेटेड आपको क्लीनिंग की या ड्रेनेज की सर्विस देता हूँ। Now you are giving service to that particular municipality or panchayat in relation to constitutional duty of that particular municipality or panchayat. तो गवर्नमेंट ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी के तहत जो सर्विस प्रोवाइड करेगी, इसके जो चार्जेस रहेंगे ये तो एग्जेम्प्ट रहेंगे, बट एट द सेम टाइम आप लोग जो गवर्नमेंट को जो सर्विसेज दे रहे हो सो दैट गवर्नमेंट कैन फुलफिल इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, ये भी क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है, सो वो याद रखना है। देन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय फेयर प्राइस शॉप, यानी कि जो राशन के जो शॉप्स होते हैं जहाँ पे कंसेशनल रेट पे जो राशन मिलता है। तो ये जो फेयर प्राइस तो होता कैसे है, हाउ द थिंग्स हैपन, थिंग्स कैसे वर्कआउट करती है, गवर्नमेंट आपको या गवर्नमेंट एलिजिबल रिसिपिएंट को कंसेशनल रेट पे फूड और अदर गुड्स प्रोवाइड करती है। और देयर इज वन फेयर प्राइस शॉप हु शॉप ओनर जिसका लाइसेंस वगैरह होता है, वो सर्विस देता है गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट को ये सर्विस दे रहा है जो फेयर प्राइस शॉप या वो राशन का जो शॉप है वो मैनेज कर रहा है वो पर्सन। तो ये जो राशन का शॉप मैनेज करने वाला जो पर्सन है ये गवर्नमेंट से कुछ कमीशन या कुछ चार्जेस लेता है। तो ये राशन मैनेजमेंट करने वाले के जो चार्जेस और कमीशन है विच इज रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट, दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। सिमिलरली अगर कोई भी इंश्योरेंस स्कीम है जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है, जिसका प्रीमियम गवर्नमेंट पे कर रही है, वो भी उसके लिए जो इंश्योरेंस कंपनी गवर्नमेंट को जो सर्विसेज दे रही है दे आर एग्जेम्प्टेड। अगर कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रही है गवर्नमेंट, उसके ट्रेनिंग के चार्जेस आर एग्जेम्प्ट। ये जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क है, ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है जो गवर्नमेंट को सर्विस दे रही है फॉर द मैनेजमेंट ऑफ दिस एंटायर जीएसटी, इनके जो चार्जेस है दे आर ऑल्सो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। ठीक है। नेक्स्ट है लीजिंग सर्विसेज। नाउ लीजिंग सर्विसेज में क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं। अब कोई भी चीज जब लीज पर जा रही है तो लीजिंग इज अ सर्विस, उसके ऊपर जीएसटी आना चाहिए। लेकिन लीजिंग में दो तरह के ऐसी लीजिंग्स है, दोज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। देयर आर टू स्पेसिफिक लीजिंग ट्रांजैक्शंस और टू स्पेसिफिक लीजिंग एक्टिविटीज, दोज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। वो क्या क्या है वो हम समझने की कोशिश करेंगे।
upfront fees called as premium or salami or cost or price development charges or by any name payable in respect of services provided by granting of long term lease for a period of 30 years or more of industrial plots। ये आपको ध्यान रखना है, ये क्या है हम समझेंगे अभी। ठीक है, नो क्या होता है, जिस किसी भी एरिया में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है तो हर एक स्टेट का अपना एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का कॉर्पोरेशन होता है। जैसे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन MIDC है, गुजरात में गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, MP में MP इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो हर एक जो भी कोई पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट रहेगी वो पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट का जो एरिया एज ए इंडस्ट्रियली डेवलप उनको बनाना है उस एरिया को ईयरमार्क करेगी और उसे रिजर्व करेगी फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ठीक है, सो मान लेते एक XYZ एरिया है विच इज रिजर्व फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो ये जो XYZ एरिया है जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए रिजर्व किया गया है, यहाँ की जो भी लैंड है या जो भी प्रॉपर्टी है इट बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट। अब होता कैसे, अब मान लेते मुझे यहाँ पर कोई फैक्ट्री और इंडस्ट्री स्टैब्लिश करनी है XYZ एरिया में विच इज रिजर्व फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर अगर मुझे फैक्ट्री स्टैब्लिश करनी है तो यहाँ पे जो लैंड है या इंडस्ट्रियल प्लॉट्स जो है वो मुझे अलॉट किए जाते हैं। आई एम सेइंग द वर्ड अलॉट किए जाते हैं, सेल नहीं बोल रहा हूं मैं, अलॉट किए जाते हैं। ये जो अलॉटमेंट होता है ये लॉन्ग टर्म लीज के फॉर्मेट में होता है। तो इट इज एज गुड एज कि ये पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन या गवर्नमेंट मुझे कोई लैंड रेंट पर दे रही है, बट इट इज अ लॉन्ग टर्म लीज। तो अगर ये जो रेंट पर दिया है या ये जो लॉन्ग टर्म लीज पर दिया है अगर ये पीरियड 30 ईयर्स से ज्यादा है तो ये लीज प्रीमियम इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम GST। सो व्हाट वी सेड, कोई इंडस्ट्रियल लैंड या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का इंडस्ट्रियल प्लॉट अगर लॉन्ग टर्म लीज के ऊपर दिया जा रहा है फिर चाहे वो किसी भी नाम से रहे और अगर लीज पीरियड 30 ईयर्स और मोर है तो इसका जो भी लीज प्रीमियम रहेगा या जो भी चार्जेस रहेंगे they will be exempted from GST। Similarly, services of leasing of asset, rolling stock asset including wagons, coaches, locos etc. by Indian Railway Finance Corporation to Indian Railways। अब ये क्या है, ये क्या है, अब इंडियन रेलवेज जो है, अब आप रेलवे में सफर करते हो, यू ट्रैवल थ्रू रेलवेज, बट ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। नेटवर्क इन दैट सेंस एज अ कंपनीज एज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी एक नेटवर्क है और अदरवाइज भी एक नेटवर्क है। जैसे मल्टीपल कंपनीज इसके अंदर, जैसे इंडियन रेलवेज टूरिज्म कॉर्पोरेशन या केटरिंग कॉर्पोरेशन या इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड देयर आर सम अदर कंपनीज और अदर सब्सिडियरीज एज वेल। तो जो रेलवे के असेट्स है चाहे वो कोचेज होवे, इंजन होवे या वो रेल रूट्स होवे या रेल लाइंस रहे, दीज आर ओन्ड बाय इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इनका मालिक कौन होता है, इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉर्पोरेशन क्या करता है, ये जो ट्रेन के डिब्बे है या इंजन है और अदर असेट्स है ये लीज पर देता है इंडियन रेलवेज को जो ट्रांसपोर्टेशन का एक्टिविटी करती है। तो फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने लीज पर दिया ये ट्रांसपोर्टेशन की एक्टिविटी करने वाले कंपनी को, तो यहां से इसको कुछ लीज रेंट मिलेगा। ये लीज रेंट क्या है, एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम GST। ये जो पर्टिकुलर लीज रेंट है ये क्या है, एग्जेम्प्ट है फ्रॉम GST। सो हमने क्या कहा, सर्विसेज ऑफ लीजिंग ऑफ असेट्स और रोलिंग स्टॉक असेट्स इंक्लूडिंग वैगन्स, कोचेस एक्सेट्रा बाय रेलवे और इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉर्पोरेशन टू इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉर्पोरेशन इंडियन रेलवेज को ये जो वैगन्स, कोचेस, लोकोज या इंजन और एनी अदर थिंग जो लीज पर या रेंट पर देगी इसका रेंट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम GST। सो इंडस्ट्रियल प्लॉट का लॉन्ग टर्म लीज एग्जेम्प्टेड, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन का जो इंडियन रेलवेज को जो रेंट पर जो लोकोज और वैगन्स वगैरह लीज पर दे रही है, दीज आर आल्सो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम GST। ठीक है,
नेक्स्ट हमारे पास में आता है लीगल सर्विसेज। लीगल सर्विसेज, बट ये जो लीगल सर्विसेज है इसका जो पर्टिकुलर एग्जाम्पशन है ये हम पढ़ेंगे अगले वीडियो से, राइट। लीगल सर्विसेज में वी विल अंडरस्टैंड कि कौन सी लीगल सर्विसेज एग्जाम्प्ट है, कौन सी टैक्सेबल है। बट अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि लीगल सर्विसेज अगर टैक्सेबल हुई तो जनरली वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्सेबल होती है। हाउएवर देयर आर सर्टेन अदर एस्पेक्ट्स एज वेल। सो जो एक आप सो अभी आपको समझ में आ चुका होगा कि मेजर ग्रुप्स या मेजर थिंग्स व्हाट एवर वी हैव कवर्ड इन द अर्लियर सेशंस ओनली। पहले के सेशंस में हमने जो बड़े बड़े चंक है जिसके ऊपर क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं वो हमने ऑलरेडी कर लिया अलॉन्ग विद प्रैक्टिकल्स। अभी हम जो कर रहे हैं वो जनरलाइज वे में जो छोटे मोटे चिंटू पिंटू एग्जाम्पशंस जो बचे हुए हैं हम उनको करने की कोशिश कर रहे हैं। सो from next video onwards we will start up with the legal services and then we will try to proceed in this further कि जितना हुआ पॉसिबल उतना सारी सर्विसेज कवर कर ले हम। टिल देन कीप ऑन स्टडिंग, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में लीगल सर्विसेज के साथ। थैंक यू।